नमस्कार। आज हम कर रहे हैं कक्षा 6 का हमारा राजस्थान जो नवीन पाठ्य पुस्तक है उसका चौथा लेसन। इससे पहले वाले तीसरे लेसन के अंदर हमने इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में अध्ययन किया और आज हम कर रहे हैं राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। देखिए, हमारे राजस्थान के अंदर अनेक सभ्यता स्थल हमें प्राप्त हुए हैं और उन सभ्यता स्थलों का किस प्रकार उद्भव हुआ और कैसे वो पतन की ओर चले गए और कौन कौन से स्थल से वहाँ से मिला है, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें इस लेसन से मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इतिहास जानने के स्रोत के बाद का अगला पार्ट राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, जो हमें रीट, पटवार, कांस्टेबल, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं, आरएस भर्ती परीक्षाओं में सब में एकेडमिक स्तर और कंपटीशन सब स्तर पे हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। चूँकि ये नया कोर्स है इसलिए हमें इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरे के बारे में सोचना शुरू करता है तो वो दूसरों के साथ रहना शुरू करता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि वो समूह के अंदर रह के कार्य करता है। और जब वो समूह में रहता है तभी सभ्यता की शुरुआत होती है और समय के साथ साथ ये सभ्यताएं विकसित होती रहती है। किंतु समय बदलने के साथ इन्हीं में से कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती हैं और कुछ सभ्यताएं नया आकार बना लेती है। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता और संस्कृतियों के स्थल, मरुस्थल अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। ठीक है, तो ऐसे स्थल कहाँ हैं? यानी अपने मरुस्थल के अंदर और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे और वे कब से शुरू हुए, यानी क्या क्रियाकलाप थे, कब से शुरू हुए, उसके लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है। देखिए, जिस समय का लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं होता उसके बारे में हम जानकारी कैसे प्राप्त करें? तो जब लिखित साक्ष्य नहीं है तो अपने पीछे लेसन में पढ़ा है कि तब जानकारी हमें उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही होती है। ठीक है, यानी जहाँ हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है वहाँ उत्खनन से प्राप्त सामग्री ही जानकारी का साधन बनती है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीन साक्ष्यों में आवास स्थल भी होते हैं, लकड़ियाँ भी होती है, अनाज होते हैं, हड्डी और पत्थरों के जो भी अस्त्र शस्त्र हैं वो हमारे को उस समय की जानकारी देते हैं। तो प्राचीनतम साक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं? आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र उपकरण जो हमें अवशेष के रूप में प्राप्त होते हैं। चूँकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या ज़्यादा है इसलिए प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग या पाषाण युग कहा गया। तो हमें जो प्रारंभिक युग है उसको प्रस्तर युग या पाषाण युग क्यों कहा गया? क्योंकि शुरुआत के जो उपकरण हमें मिले हैं वो पत्थरों से बने हुए हैं। जो प्रस्तर युग था या जो पाषाण युग था उसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अक्सर जानवरों का शिकार करता था। क्या करता था? जानवरों का शिकार करता और जंगलों से कंदमूल, फल फूल उन्हीं को एकत्रित करके अपना पेट भरता था। और इस सब कामों के लिए उसने क्या किया? इन सब कामों के लिए उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, ठीक है, छुरी आदि का निर्माण भी इसके लिए किया था। तो ये सब कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरी बनाकर उसने अपने इन कार्यों को आसान किया। देखिए, राजस्थान में पत्थर युग के जो उपकरण हैं वो मुख्यतः हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये हमें मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं कई स्थलों से। वो स्थल हैं बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदियों की घाटियाँ और शैलाश्रयों में। ठीक है, यानी नदी घाटियों के अंदर उपजाऊ जगह थी, पानी पर्याप्त था और शैलाश्रय में उनको रहने के लिए आवास बनाने में आसानी थी। तो ऐसे क्षेत्रों में हमें इनके उपकरण मिले हैं। और जो क्षेत्र हैं बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदियों की घाटियाँ, शैलाश्रय।
पत्थर युग के बाद ताम्र कांस्य काल आया और उसके पश्चात लोह युग के अवशेष मिलते हैं। देखिए, इतिहास ने उपयोगी सामग्री के आधार पर 4 भाग माने हैं। पहला भाग है पाषाण काल, दूसरा भाग है ताम्र काल, तीसरा है कांस्य काल और चौथा युग है लोह युग। ठीक है। और अक्सर हमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि मानव ने अपनी सामग्री निर्माण के लिए सबसे पहले किस सामग्री का इस्तेमाल किया, तो वो होता है पाषाण। लेकिन वहीं इसे थोड़ा सा बदल के पूछा जाता है कि मनुष्य ने अपने सामग्री निर्माण के लिए सर्वप्रथम किस धातु का इस्तेमाल किया। जब वो धातु शब्द जोड़ता है तो वो हो जाता है ताम्र। यानी मनुष्य ने सबसे पहले ताम्र धातु का इस्तेमाल अपने उपकरणों के निर्माण में किया। ठीक है। अगर सामग्री है तो पत्थर है और धातु है तो वो तांबा है, क्योंकि पत्थर कोई धातु नहीं है। तो मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। शुरू में वो शिकार करता था, उसके बाद उसने पशुओं को पालना सीखा, धीरे धीरे वो खेती करना सीख गया। पत्थर के स्थान पर उसने फिर धातु के उपकरण बनाए। धातु के उपकरण बनाने के लिए उसने सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल किया और राजस्थान में हमें अनेक स्थानों से ताम्र के अवशेष भी मिले हैं और इन स्थानों में कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ आदि क्षेत्र हैं, वो ताम्र से भरपूर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। और नीचे एक चित्र दिया गया है और वो चित्र है कालीबंगा से प्राप्त एक अवशेष का। ठीक है। कालीबंगा सभ्यता जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के अंदर मानी जाती है। इसमें हमारा मानचित्र दिया गया है, राजस्थान का मानचित्र है। इस मानचित्र में हमें राजस्थान में जो प्राचीन सभ्यता के केंद्र है उनको जानने में मदद मिलेगी। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं हनुमानगढ़ की सभ्यता, पीलीबंगा, रंगमहल, बड़ा पोल और सोंती। ध्यान रखें, सोंती है वो बीकानेर की सभ्यता है और इसे दूसरा कालीबंगा या लघु कालीबंगा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। तो हनुमानगढ़ की सभ्यताएं कौन कौन सी है? कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल और बड़ा पोल। और दूसरे कालीबंगा के नाम से जानी जाने वाली सभ्यता है सोंती, जो कि बीकानेर से प्राप्त हुई है। इसी प्रकार हमें तिलवाड़ा, बाड़मेर से जो सभ्यता मिली है वो है तिलवाड़ा, बाड़मेर की सभ्यता। और भीलवाड़ा से मिली हमें बागोर। राजसमंद की सभ्यता है गिलूंड और उदयपुर की सभ्यता है आहड़। ये कुछ प्रमुख सभ्यताओं में है। तिलवाड़ा, बाड़मेर, बागोर, भीलवाड़ा, गिलूंड, राजसमंद, आहड़, उदयपुर और नगरी चित्तौड़। ध्यान रखें, नगरी चित्तौड़ है, जबकि नगरी चित्तौड़ है और नगर टोंक में है और रेंड भी टोंक में है। इसके अलावा अन्य सभ्यताओं के अंदर हम देखें कि दर और नोह है, ये प्रचलित नाम दोनों साथ ही आते हैं अक्सर, जो भरतपुर में। यहाँ थोड़ा ध्यान रखें कि बेराट की जो सभ्यता है वो जयपुर से प्राप्त हुई है। यहाँ संकेत हमें सीकर की ओर किया गया, जबकि ये सभ्यता कहाँ की है? बेराट से प्राप्त हुई है। और सीकर से हमें मिला है गणेश्वर और झुंझुनू से प्राप्त सभ्यता है सुनारी। ठीक है। तो ये राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली सभ्यताएं हैं जो राजस्थान के इतिहास निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देती है। ठीक है। चलिए एक एक करके इन सभ्यताओं में से कुछ सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता। चित्र के रूप में हमें कालीबंगा का एक पार्ट दिया गया है। तो कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में दृष्टवती और सरस्वती, कौन कौन सी नदियां हैं? दृष्टवती और सरस्वती नदी की घाटी में मिली है और इसके खोज करता है अमलानंद घोष। ठीक है। ए घोष या अमलानंद घोष जो पुरातत्वविद हैं। उन्होंने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज इस क्षेत्र में या इन नदी घाटियों में की है। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख स्थल है। यहाँ बाद में डॉक्टर बी लाल यानी बृजवासी लाल और बी के थापर यानी बाल कृष्ण थापर आदि के निर्देशन में यहाँ खुदाई की गई। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है। थोड़ा सा मैं नाम के बारे में आपको यहाँ
क्लियर कर दूं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता ये एक सामान्य प्रचलित नाम है जो हमारी ज़ुबान पर आ चुका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता के लिए। वहीं हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का वास्तविक नाम है। ठीक है, हमें जब ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का वास्तविक नाम क्या है, तो वो हड़प्पा सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, वो प्रचलित नाम है। लेकिन वर्तमान में नाम देके सिंधु सरस्वती सभ्यता ज़्यादा प्रचलित होता जा रहा है। ठीक है, तो ये वर्तमान में प्रचलित नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो हमें कालीबंगा से खुदाई में सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक काल का एक नगर मिला है और इसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और मकानों में बताया गया है कि 4-5 बड़े और कुछ छोटे कमरे मौजूद थे। ठीक है, तो अब बड़े कमरे हैं और उन बड़े कमरे हैं उनमें छोटे कमरे बने होते थे। और बस्ती के गंदे पानी को निकालने के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी होती थी। थोड़ा इसमें यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों के अंदर नालियों के अंदर ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कालीबंगा एक ऐसे क्षेत्र में से है जहाँ नालियों के अंदर लकड़ी का इस्तेमाल भी किया गया है। ठीक है, कालीबंगा से चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्नि कुंड या अग्नि वेदिकाएँ बनी हुई है। संभवतया यह धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। साथ ही साथ यहाँ ध्यान रखें, कालीबंगा से मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ नहीं मिली हैं। ठीक है, क्योंकि मातृ देवी की जो मृण मूर्तियाँ हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है और जिनका अभाव कालीबंगा में देखने को मिलता है। जब दूसरे टीले का वचन किया गया वो दुर्ग के अवशेष के रूप में था। देखिए, सिंधु सभ्यता के क्षेत्रों के अंदर अक्सर क्षेत्र वो 2 भागों में बंटा होता था, ऊपरी क्षेत्र और निचला क्षेत्र। तो जो ऊपरा क्षेत्र होता था वो दुर्ग के रूप में ऊंचाई पर होता था। तो दूसरे टीले से हमें दुर्ग के ऐसे ही अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समान दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर, यानी नगर को चारों तरफ से बाउंड्री से घेरा जाता था, तो उस प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य मिले हैं। ये कालीबंगा को विश्व में एक अलग पहचान देते हैं। यानी जोती हुई भूमि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो विश्व में वो एकमात्र साक्ष्य कालीबंगा से ही मिला है। इसके अलावा खुदाई से कालीबंगा में हमें गाय के मुख वाले प्याले, ठीक है, गोमुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। और ऐसा माना जाता है कि कालांतर में जब नदियों का पानी सूख गया और मरुस्थल बढ़ गया तो ये सभ्यता उजड़ गई। ठीक है, तो खुदाई में हमें क्या मिला है, यहाँ हमें एक तो जोती हुई भूमि के साक्ष्य मिले हैं, इसके अलावा गाय के मुख वाले प्याले हैं, तांबे के बैल हैं, कांसे के दर्पण हैं, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और कालांतर में नदियों का पानी सूख गया और मरुस्थल बढ़ गया। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में जो हवाएं बरसात लेकर आती थी वही धूल भरी चलने लगी और धीरे धीरे इन नदियों में वो धूल से मिट्टी या आंधियों से मिट्टी आने लगी और ये पानी है वो लगातार सूखता चला गया और ये क्षेत्र मरुस्थल के रूप में रूपांतरित होता चला गया, जिससे कालीबंगा की ये समृद्ध सभ्यता उजड़ गई। नेक्स्ट सभ्यता के रूप में हमारे सामने है आघाटपुर या आहड़ की सभ्यता। ठीक है, कहाँ की सभ्यता है, आघाटपुर या आहड़। ठीक है, देखिए आहड़ सभ्यता है वो उदयपुर के पूर्व में आहड़ या बेड़स नदी के किनारे मिली है और वो भी 2 टिल्लों में दिखाई देती है। ठीक है, हमने कालीबंगा में भी 2 टिल्ले प्राप्त किए हैं और आहड़ से भी 2 टिल्ले दिखाई दिए हैं। स्थानीय लोग इन टिल्लों को धूलकोट के नाम से जानते हैं। अक्सर ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है कि आहड़ को स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं, तो वो धूलकोट। यह बस्ती पहले ताम्रवती या ताम्बवती के नाम से जानी जाती थी। ध्यान रखें, आहड़ को ताम्रवती या ताम्बवती के नाम से जाना गया है क्योंकि तांबा है उसके औजारों के निर्माण का ये केंद्र माना गया है।
ठीक है। इसलिए इसका नाम ताम्रवती या ताम्रवती के नाम से जाना गया, तांबे के औजारों की प्रमुखता और निर्माण केंद्र होने के कारण। और 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से भी जाना जाने लगा। तो इस प्रकार आहड़ के हमें अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, धूलकोट, ताम्रवती, ताम्रवती, आघाटपुर, ठीक है, अलग अलग नाम। देखिए आहड़ उसके लिए ताम्रवती या ताम्रवती का नाम आता है, लेकिन ताम्र सभ्यता की जननी है वो गणेश्वर है, ध्यान रखें। आहड़ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों और मिट्टी से बनी हुई है, ठीक है, दीवारें पत्थरों और मिट्टी से बनी है, जिनकी छत पर बांस और केलू से बनी हुई थी। छतें किसकी बनी थी? बांस और केलू से बनी होती थी। अब बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाई जाती थी और उसको चढ़ाकर छोटे छोटे कमरों का रूप दिया जाता था। इन छोटे छोटे कमरों को ओवरों के नाम से जाना गया है। इस प्रकार बड़े कमरों को ओवरों में विभाजित किया जाता था, बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर बनाए जाते थे, ठीक है। अब जो मकान है उन मकानों में 4 से 6 चूल्हे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमें ये एक मूर्ति दी गई है जो आहड़ संग्रहालय में प्राप्त है, ठीक है, जो आहड़ से मिली है। इसके अलावा तांबे का पात्र है, तांबे की कुल्हाड़ी है, तांबे का टुकड़ा है और तांबे की छुरी। ये सब हमें कहाँ से मिले हैं? ये आहड़ से हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब हमने बात की कि आहड़ से हमें 4 से 6 की संख्या में चूल्हे मिले हैं। इससे हमें क्या संकेत मिलता है कि यहाँ लोग सामूहिक परिवार में रहते थे या संयुक्त परिवार में रहते थे और सामूहिक रूप से भोजन बनाया करते थे। तो संयुक्त परिवार का या सार्वजनिक जीवन का एक संकेत हमें आहड़ से मिलता है। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। भट्टी नुमा चूल्हा मिला, उससे संकेत लगाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता होगा। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ से हमें लाल भूरे मृदबांड मिले हैं जिन पर हाथ की सफाई देखने को मिलती है, ठीक है। अर्थात लाल भूरे मृदबांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है, उत्कृष्ट हैं। तो इसका मतलब बर्तन बनाने की कला में आहड़वासी दक्ष थे। धूलकोट के 1951-52 में हुए उत्खनन में हमें अन्य सामग्रियां मिली है। तो 1951-52 के उत्खनन में क्या क्या मिला है? उनमें है देखिए तस्तरियाँ, दीपक, ठीक है, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मनके, कलश, चूड़ियाँ और 26 किस्म के मणिये। ये ध्यान रखें, आहड़ से में 26 किस्म के मणिये और 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें कई चीज़ें मिली हैं, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मणिये, तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें, ये सब यहाँ से मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ गए, जिससे गिलूंड और भगवानपुरा जैसे सभ्यता स्थल सामने आए। यानी आहड़ के लोग किधर बढ़े? एक तो उत्तर पूर्व की ओर, दूसरा दक्षिण पूर्व की ओर ये लोग बढ़े थे। देखिए यहाँ हम आहड़ को देखें, ठीक है, ये आहड़ सभ्यता है, आहड़, ठीक है। इस आहड़ सभ्यता से लोग हैं वो इधर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गए और इधर दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ गए, जिनसे हमें नए सभ्यता स्थलों को जानने में मदद मिली या बसने में सहायता मिली, ठीक है। अब ये जो सभ्यता स्थल है वो गिलूंड और भगवानपुरा जैसे स्थल बसे थे, किस पर? आहड़ के विध्वंस पर। और ऐसा माना जाता है कि प्राकृतिक प्रकोप से ये सभ्यता नष्ट हुई थी। नेक्स्ट हमारी सभ्यता है बालाथल। देखिए बालाथल है उदयपुर की, ठीक है। आहड़ भी कहाँ थी? उदयपुर में। और बालाथल सभ्यता भी कहाँ है? उदयपुर में, ठीक है। तो हमें वल्लभनगर तहसील के बालाथल गांव से यह सभ्यता मिली है। ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है, ठीक है। बालाथल सभ्यता किससे संबंधित है? ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। यहाँ देखिए बड़ी बात क्या है, बालाथल से हमें 11 कमरों का एक बड़ा भवन मिला है जो दुर्ग जैसा है,
ठीक है। यानी 11 कमरों के एक बड़े भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह हमें बालाथल से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बालाथल से तांबे के चाकू, ठीक है, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण आदि उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यानी तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण ये बालाथल से हमें मिले हैं। इसके अलावा हमें कर्णफूल और गले का हार की लटकन, यानी गले में जो हार है उसमें लटकने वाला जो अलग बड़ा भाग है वो कर्णफूल हमें बालाथल से आभूषण के रूप में मिले हैं। यहाँ के निवासियों की बात करें तो इनकी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। यानी बालाथल के निवासियों की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? मिश्रित। इसका मतलब वो कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, शिकार भी करते थे। ये तीनों ही उनकी जीविका के साधन माने गए हैं। कहाँ? बालाथल में कृषि, पशुपालन और शिकार। बालाथल में लोह काल के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं, ठीक है। यानी बालाथल से लोह काल के अवशेष मिले हैं, लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह यहाँ से मिले हैं। सबसे अलग बात करें तो बेराट के अतिरिक्त बालाथल एक ऐसा स्थान है जहाँ से बुना हुआ वस्त्र मिला है, ठीक है। यानी बेराट और बालाथल यहाँ से क्या मिला है? बुना हुआ वस्त्र, ठीक है। विराट सभ्यता से मिला है और बालाथल से भी मिला है, ठीक है। नेक्स्ट अगली सभ्यता के रूप में हम देखते हैं गणेश्वर, ठीक है। देखिए गणेश्वर जो सभ्यता है वो सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष के रूप में प्राप्त हुई है, ठीक है। तो गणेश्वर कहाँ है? नीम का थाना सीकर में है और ये कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है, ठीक है। ताम्र संचयी संस्कृति या ताम्र सभ्यता की जननी। यह ताम्र संचयी संस्कृति है वो पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई थी, क्योंकि ये क्षेत्र है वो राजस्थान के पूर्वी दिशा की ओर है, ठीक है। तो ये पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुत तायत से मिलते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या रहा होगा कि गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुत तायत से मिले हैं? इसका कारण है इनके निकट स्थित खेतड़ी ताम्र भंडार, ठीक है। यानी खेतड़ी ताम्र भंडार है वो इनके निकट रहा होगा, इसलिए शायद ताम्र उपकरणों की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा मिली होगी। अब ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियाँ और मछली पकड़ने के कांटे, ये अक्सर प्रश्न काफ़ी देखा जाता है। तांबे के मछली पकड़ने के कांटों की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो वो गणेश्वर सभ्यता से हुई है। इसके अलावा उस तरह के फलक हैं, अंगूठियाँ हैं, ये उपकरण हमें कहाँ से मिले? गणेश्वर से। तो क्या क्या हो गए? ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ आदि गणेश्वर से मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनें, यानी बाल में लगाने वाली जो पिन है जो दोहरी पेच वाली होती है, उन ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता होगा। यानी यहाँ से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनें मिली है और ऐसा संकेत लगाया जाता है कि यहाँ से पश्चिमी और मध्य एशिया को इन सामान का निर्यात किया जाता होगा या इन पिनों को निर्यात किया जाता होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं गणेश्वर में जो मिट्टी के पात्र हैं वो बर्तन दो प्रकार के मिले हैं, ठीक है। यानी गणेश्वर में मिट्टी के बर्तन कितने प्रकार के माने गए हैं? दो प्रकार के। अब ये दो प्रकार कौन कौन से? एक तो है हड़प्पा पूर्व संस्कृति के लाल रंग के पतले बर्तन, हल्के लाल रंग के बर्तन हैं, पतले हैं, तो वो हड़प्पा की पूर्व संस्कृति का संकेत उपलब्ध कराते हैं। और हड़प्पा काल के संकेत कराने वाले हैं लाल चिकनी मिट्टी जिन पर विशेष चित्रकारी है और मजबूत बर्तन है। यानी कमज़ोर श्रेणी के जो बर्तन है वो हड़प्पा पूर्व संस्कृति का संकेत लगाते हैं जिनमें हल्के लाल रंग के पतले बर्तन हैं, जबकि लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले जो मजबूत बर्तन मिले वो दूसरी ओर संकेत करते हैं, अर्थात हड़प्पा कालीन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी ये प्रमुख है, ठीक है। तो क्या क्या है गणेश्वर की इन विशिष्ट चित्रकारी के अंदर? मजबूत बर्तनों के अंदर कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडियाँ। आहड़ गणेश्वर सभ्यताएं ताम्रपाषाण काल की थी,
ठीक है, हमने उपराम आहड़ पढ़ा है, ताम्रवती को पढ़ा है, वो आहड़ था। गणेश्वर में ताम्र की सामग्रियाँ काफ़ी पर्याप्त मात्रा मिली है। तो आहड़ और गणेश्वर ताम्र पाषाण काल की सभ्यताएं थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। यानी जब खुदाई की जाती है तो कई स्तरों की जाती है, तो इनका जो ऊपरी स्तर है, जो सबसे बाद का है, वहाँ लोह युग के अवशेष भी मिले हैं। लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए बैराठ, सांभर, बागोर, रेंड आदि सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय है। यानी लोह काल का इतिहास हम जानना चाहें तो उसके लिए कौन से स्थलों के विवरण हमें विशेष रूप से देखने होंगे, तो वो है बैराठ, सांभर, बागोर और रेंड सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बैराठ। देखिए, बैराठ का एक शिलालेख हमें दिया गया है जो राजस्थान के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण साधन या स्रोत के रूप में आता है। ठीक है, बैराठ से प्राप्त अभिलेख जिसे भाब्रू अभिलेख या बैराठ लेख के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखें बैराठ। देखिए, बैराठ जयपुर जिले में स्थित है और बैराठ कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का केंद्र रहा है। यानी जयपुर जिले का बैराठ कस्बा हर युग में सभ्यता और संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। ये कई युगों का हमें इतिहास दर्शाता है। देखिए, बैराठ की बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, ठीक है, ये पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहीं से महादेव डूंगरी भी प्राप्त हुई है। यानी बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से बैराठ में महत्वपूर्ण है। महाभारत में भी बैराठ का उल्लेख आया है। उसमें पता चलता है कि मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर या बैराठ थी। ठीक है, यानी महाभारत में बैराठ को महाभारत कालीन विराट नगरी के रूप में दर्शाया गया है, जो तात्कालिक मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। और पांडवों ने यहीं पर अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे, जिस समय राजा विराट यहाँ शासन कर रहे थे। मौर्य काल में भी इस प्रकार, महाभारत काल में प्राचीन काल की बात हो गई, मौर्य काल में भी ये सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था, क्योंकि हमें यहाँ से अशोक के 2 स्तंभ मिले हैं। ठीक है, भाब्रू शिलालेख या बैराठ शिलालेख हमें जयपुर बैराठ से मिले हैं। भाब्रू शिलालेख अपने आप में विशेष महत्व रखता है। इसके अलावा बौद्ध मठ या बौद्ध मंदिर के अवशेष भी बैराठ से मिले हैं। काफ़ी आने वाले प्रश्नों में आइए कि बौद्ध मठ या बौद्ध मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले हैं, बैराठ से। ठीक है, इसके अलावा हमें साथ ही साथ ये जानने को यहाँ से मिलता है कि यहाँ भाब्रू शिलालेख है वो बीजक की पहाड़ी से प्राप्त होने वाला एक शिलालेख है, जो राजस्थान के इतिहास में अपना एक उल्लेखनीय योगदान दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है। कितनी मिली हैं, यानी ध्यान रखें कुल कितनी मुद्राएं मिली है, 36 मुद्राएं हमें एक कमरे से मिली हैं। और इनमें से भी 8 मुद्राएं कैसी है, पंचमार्क मुद्राएं हैं, और शेष बची 28 मुद्राएं, यानी कुल मुद्राओं की संख्या है 36, उनमें से 8 मुद्राएं हैं पंचमार्क, और शेष जो 28 मुद्राएं हैं वो भारतीय यूनानी शासकों यानी इंडो ग्रीक शासकों या भारतीय यूनानी शासकों की है। इसी के साथ मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि इन 28 मुद्राओं में से भी 16 मुद्राएं, कितनी, 16 मुद्राएं एक अकेले शासक इंडो ग्रीक शासक मिनांडर की है। यानी मिनांडर की 16 मुद्राएं हमें कहाँ से मिली है, बैराठ से प्राप्त हुई है। कुल मुद्राएं 36 है, जिनमें 8 मुद्राएं किस प्रकार की है, पंचमार्क हैं, 28 इंडो ग्रीक या भारतीय यूनानी शासकों की है, हिंदी यवन शासकों की है। उन 28 में से 16 मुद्राएं एक अकेले शासक मिनांडर हैं। ठीक है, इसके अलावा खुदाई में हमें स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े मिले, यानी ऐसे घड़े मिले जिन पे स्वास्तिक का चिन्ह है, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह भी हैं। दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कीलें, हाथ से बना हुआ वस्त्र यहाँ से मिला है। हमने पहले बालाथल पढ़ा है, वहाँ भी आया है कि बालाथल से हमें बुना हुआ वस्त्र मिला है, और वो भी बैराठ से भी हमें मिला है। इसके अलावा हमें दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कीलें आदि भी यहाँ से मिले हैं।
उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त देखिए हमने जो स्थल पढ़े हैं उन स्थलों के अंदर कई महत्वपूर्ण स्थल हमें दिखाए गए हैं यहाँ। उन स्थलों के अंदर हमने कालीबंगा, आहड़, ठीक है, या आघाटपुर, बालाथल, गणेश्वर और बेराट, इन स्थलों को हमने पढ़ा है। लेकिन राजस्थान की स्थिति या राजस्थान के स्थल खत्म नहीं हो जाते। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा जिले का बागौर, कौन सी सभ्यता है? बागौर, कहाँ? भीलवाड़ा। इसी के साथ ओजियाना, ठीक है। भीलवाड़ा जिले में कौन कौन सी सभ्यता है? बागौर और ओजियाना। जयपुर जिले की बात करें, जयपुर में स्थित सांबर, ठीक है, जोधपुरा। टोंक जिले में स्थित नगर और रैंड, ठीक है, यानी बागौर और ओजियाना भीलवाड़ा की, सांबर जोधपुरा जयपुर की, नगर और रैंड टोंक की, और नगरी ये चित्तौड़ की है, ठीक है। जबकि भरतपुर में दर और नोह विशेष सभ्यताएं हैं। जालोर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता और गिलूंड अपना विशेष महत्व रखती है। ये जो स्थल हैं वो स्थल पाषाण, ताम्रपाषाण तथा ताम्रलोह काल की संस्कृतियों को प्रकट करने वाले स्थल हैं, ठीक है। तो इस प्रकार राजस्थान है वो इन अवशेषों की दृष्टि से भरा पूरा समृद्ध क्षेत्र है। ये चित्र में हमें बेराट में स्थित बौद्ध मठ के अवशेष दिए गए हैं, ठीक है। धन्यवाद।